नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए लगातार जो जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसका जो सेट नंबर 16 है उसको यहां पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है यह किसने करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो तंजौर के जो चोल शासक थे, राज राजा, याद रखिएगा, राज राजा के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये काफ़ी फेमस चोल शासक थे, राज राजा, इन्हीं के द्वारा इस इम्पॉर्टेंट मंदिर का निर्माण करवाया गया था जिसका नाम था बृहदेश्वर मंदिर। तो ये इम्पॉर्टेंट मंदिर है, आपसे एग्जाम इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा, आपको बताना है सुप्रसिद्ध जो संगीतज्ञ हैं आपके बैजू बावरा और तानसेन किसके शासनकाल में सुविख्यात थे, आपसे पूछा जा रहा है। तानसेन और बैजू बावरा जो है किसके शासनकाल में सुविख्यात थे, आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में ये दोनों संगीतज्ञ जो है सुविख्यात थे। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा आपको पता होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे तथा उन 9 रत्नों में से एक आपके थे तानसेन। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अकबर के दरबार में जो 9 रत्न रहा करते थे उन 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और तानसेन के अलावा अन्य कौन कौन 9 रत्नों में शामिल थे अकबर के जो दरबार में रहते थे, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में कौन कौन शामिल थे, तो आप याद रखिएगा, अबुल फजल हो गए, फैजी हो गए, तानसेन हो गए, बिरबल हो गए, राजा टोडरमल हो गए, राजा मान सिंह हो गए, अब्दुल रहीम खान ए खाना हो गए, फ़कीर अजी उद्दीन हो गए, मुल्ला दो प्याजा हो गए। तो ये 9 रत्नों में शामिल थे जो अकबर के दरबार को सुशोभित किया करते थे। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, आप नाम नोट डाउन करते चलिएगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न कौन कौन थे। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बिरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये नाम एक ही में है, आप याद रखिएगा, अब्दुल रहीम खान ए खाना एक ही में नाम है। इसके अलावा फ़कीर अजी उद्दीन हो गए और लास्ट में आपके मुल्ला दो प्याजा हो गए। तो ये 9 रत्न थे जो अकबर के दरबार को सुशोभित किया करते थे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। शहद का मुख्य घटक इसमें से पूछा जा रहा है कि क्या होता है। शहद का मुख्य घटक इसमें से कौन सा है। तो इसमें से शहद का मुख्य घटक कौन सा है, तो आप याद रखिएगा, आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है यह शहद का मुख्य घटक होता है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी वाला दिया गया है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है। कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या होता है। कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है होता है रासायनिक नाम किसका, तो कास्टिंग सोडा का। तो ऑप्शन जो आपका डी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि पीलिया रोग किसके सही रूप से काम कर पाने से, मतलब काम नहीं कर पाने से होता है। यानी कि पीलिया रोग में निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग अच्छे से काम नहीं करता है। तो पहली चीज आप याद रखिएगा जी कि जो पीलिया रोग होता है किसके कारण होता है, तो ये वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है आपका पीलिया। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि जो पीलिया है यह किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। और इसके कारण हमारे शरीर का कौन सा अंग सही रूप से काम नहीं करता है, तो हमारा लीवर जो होता है, हमारा यकृत जो है वह सही रूप से काम नहीं करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पे कथन, दो कथन दिए गए हैं आपको, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका जवाब खोजते हैं। तो पहला कथन क्या दिया गया है, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्या रहा है इसमें कथन में कि जो क्लोरोफिल होता है उसके केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, जो कि बिल्कुल ही सही दिया गया है। दूसरा कथन क्या दिया गया है, क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। तो दूसरा वाला भी आपका बिल्कुल सही दिया गया। तो इस प्रकार से आपका जो 1 और 2 दोनों कथन है आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है आपको पहचानना है। लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल मैक्स, मोजिला फायरफॉक्स। आपके पास कोड भी दिया गया है, इसके हिसाब से आप आंसर का चयन कीजिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा है, तो लाइनेक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल मैक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन मोजिला फायरफॉक्स जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, बल्कि यह आपका क्या है, तो वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, तो वेब ब्राउज़र है। तो इस प्रकार से आपका ABC यानी कि केवल 1, 2 और 3 ही आपका क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। चौथा वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, मोजिला फायरफॉक्स, ये आपका वेब ब्राउज़र है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है किससे। शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन का संबंध किससे आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है आर्टिकल 21A से, अनुच्छेद 21A से। तो आप इसे याद देखिएगा, अनुच्छेद 21A जो है संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन, तो यह था आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का। आप याद देखिएगा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का, इसी के तहत जो है आपका शिक्षा का अधिकार ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यह हमारा क्या है, तो यह हमारा मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किसने जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को इसमें से किसके द्वारा रखा गया था, तो आप याद देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। तो ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ओणम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक सांस्कृतिक उत्सव है। आपको बताना है कि ओणम जो है यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक सांस्कृतिक उत्सव है। तो ओणम जो है काफ़ी फेमस त्यौहार होता है, कहाँ का, तो केरल का। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही जाएगा, केरल का यह फेमस त्यौहार है ओणम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा केरल के 2 इम्पॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य भी हैं, क्लासिकल डांस भी हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उनके बारे में भी आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं 2 शास्त्रीय नृत्य, तो एक आपका हो गया कथकली हो गया, एक आपका कथकली हो गया। इसके अलावा कथकली के अलावा एक और आपका है मोहिनी अट्टनम। मोहिनी अट्टम क्या है, तो मोहिनी अट्टम। ये 2 इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं जो केरल के फेमस हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से अशोक का नाम मगधधीराज किस अभिलेख में मिलता है, आपको बताना है। मगधाधीराज किस अभिलेख में नाम मिलता है अशोक का, तो भाब्रू अभिलेख। आप याद रखिएगा, जो भाब्रू अभिलेख है इसमें अशोक का नाम आपको देखने को मिलेगा, मगधाधीराज। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की जो स्थापना है वह करी गई थी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं दिखती है। कोरल रीफ जिसको हम बोलते हैं, कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति जो है निम्नलिखित में से किस एरिया में नहीं दिखती है। तो कोरल रीफ आपको दिखेगी कच्छ की खाड़ी में दिखेगी आपको,
लक्षद्वीप और मिनिकॉय में आपको दिखेगा प्रवाल भित्ति, मन्नार की खाड़ी में आपको कोरल रीफ दिखेगी, लेकिन कैम्बे की खाड़ी में आपको कोरल रीफ देखने को नहीं मिलेगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कैम्बे की खाड़ी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह जो कैम्बे की खाड़ी इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है यह किस नदी पर बनाई गई है, किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो आप याद रखिएगा यह परियोजना आपको मिलेगी नर्मदा नदी पर। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह किस राज्य में है सरदार सरोवर बांध परियोजना, तो यह आपको मिलेगा कहाँ पर, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यह गुजरात राज्य में आपको मिलेगी सरदार सरोवर बांध परियोजना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, डायरेक्टली इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। अकबर के शासनकाल में इबादत खाने की स्थापना कब हुई थी। अकबर के शासनकाल में इबादत खाने की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, 1575 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1575 ईस्वी में। आपको बताना है कि कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसमें से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य कौन करता है। बहुत बार मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया हुआ है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है, विद्युत मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं डायनामो का कार्य क्या होता है, ऑप्शन ए वाला आप देख पा रहे हैं, डायनामो का क्या कार्य होता है, तो यह ठीक इसका उल्टा करता है। डायनामो क्या कार्य करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लेकिन आपका जो विद्युत मोटर होता है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है, दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वहीं विद्युत सेल का कार्य क्या होता है, विद्युत सेल का कार्य होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन आपका जो सी वाला विद्युत सेल वाला, यह कार्य क्या करती है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा विद्युत बल्ब का क्या कार्य होता है, तो विद्युत बल्ब का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करना। तो ये चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत जो है प्रदूषणकारी तत्वों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है। जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है, इसके तहत जो प्रदूषणकारी तत्व हैं उनमें किसको इसमें से सम्मिलित नहीं किया गया इन चार ऑप्शन में से। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को सम्मिलित किया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड को सम्मिलित किया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड को सम्मिलित किया गया, लेकिन आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती। इसमें से किसकी सीमा जो है कैस्पियन सागर से नहीं टच होती है, नहीं लगती है। तो टोटल आपके पांच देश हैं जिनकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है, जिनको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, तारीख। इस ट्रिक के माध्यम से इन 5 देशों को आप याद कर सकते हैं। टी से आपका क्या हो जाएगा, टी से आपका तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, ए से आपका अजरबैजान हो जाएगा, आर से आपका रसिया हो जाएगा यानी कि रूस हो जाएगा, आई से आपका ईरान हो जाएगा, और के से आपका क्या हो जाएगा, तो कजाकिस्तान हो जाएगा। तो इसमें से किसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, तो किर्गिस्तान की सीमा जो है कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। बाकी कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान की सीमा जो है कैस्पियन सागर से लगती है। वहीं कैस्पियन सागर के बारे में आप याद कर लीजिएगा, यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। आप याद रखिएगा, खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह कैस्पियन सागर को कहा जाता है। वहीं मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हम कहते हैं सुपीरियर झील को, तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। इसमें से सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला इसमें से कौन सा है। फटाक से इसका आंसर दीजिए, आपकी सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है। चलिए मैं इसके बारे में पूरे डिटेल में आपको बता देता हूँ कि
कोयले जो हैं 4 प्रकार के होते हैं इंडिया में, भारत में 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। एक आपका पीट कोयला हो गया। पीट कोयला आपका सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पीट जो है सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा जो है 50% से भी कम पाई जाती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपका होता है लिग्नाइट। दूसरे नंबर पर आपका होता है लिग्नाइट। तथा ये जो लिग्नाइट होता है ये आपका, इसमें जो है कार्बन की जो मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा लगभग 50 से 75% तक होती है और इसका जो रंग होता है वह भूरा होता है, भूरा रंग का आपका लिग्नाइट कोयला होता है। तीसरे नंबर पे आपका होता है बिटुमिनस। तथा यह जो बिटुमिनस कोयला होता है 75 से लेके 90% तक आपका कार्बन देखने को मिलता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसी बिटुमिनस कोयले का जो खनन है भारत में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। आप याद देखिएगा, भारत में सबसे अधिक मात्रा में किस कोयले का खनन होता है, तो बिटुमिनस प्रकार के कोयले का जो खनन है भारत में सबसे अधिक मात्रा में होता है। तथा बिटुमिनस कोयले में जो है 75 से लेकर 90% तक जो है कार्बन पाया जाता है। वहीं सबसे उच्च कोटि का कोयला जो होता है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है एंथ्रेसाइट। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। तथा एंथ्रेसाइट कोयले में 90% से अधिक जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो एंथ्रेसाइट जो है सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। लेकिन भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन से कोयला का खनन होता है, तो बिटुमिनस कोयले का सबसे अधिक मात्रा में भारत में खनन होता है। और बिटुमिनस कोयले में कार्बन की जो मात्रा होती है 75 से लेके 90% तक होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल आपके 5 देश हैं जिनकी सीमा कजाकिस्तान से लगती है। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, तारीख इसी ट्रिक के माध्यम से आप इन 5 देशों को याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। तो सेबी का जो अधिनियम था आपका 1992 का है। सेबी एक्ट आपका 1992 का है, लेकिन सेबी की स्थापना अगर पूछ लिया तो 1988 में जो है सेबी की स्थापना हो चुकी थी, परंतु यह एक्ट, यह कानून इसके लिए बनाया गया था 1992 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, अभी बस इतना जान लीजिए कि सेबी का एक्ट 1992 का है, लेकिन इसकी स्थापना 1988 में हो चुकी थी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो सिडबी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लखनऊ में आपको मिलेगा सिडबी का हेडक्वार्टर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों के बारे में पूरी डिटेल लिखी गई है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, आप इसे याद रखिएगा। और एक्ट इसका था 1992 में, इसका एक्ट बना था, इसका अधिनियम था 1992 का, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी पहली महिला चेयरमैन बनी थी माधवीपुरी बुच, इनके बारे में भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिडबी के नाम से जानते हैं। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी 2 अप्रैल को, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जादूगोड़ा माइंस क्षेत्र का किस लिए जाना जाता है, किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? जादूगोड़ा खनन क्षेत्र तो यूरेनियम के उत्पादन के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही, यूरेनियम के उत्पादन के लिए। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष में ऐड की गई थी, जोड़ी गई थी? तो इन चारों लैंग्वेज को जो है 8वीं अनुसूची में ऐड करने के लिए जो है एक अमेंडमेंट किया गया था। इस अमेंडमेंट का नाम है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का। तो आपका जो 2003 का 92nd अमेंडमेंट एक्ट था, इसी के तहत जो है हमारी जो 8वीं अनुसूची है, जब हमारा 8th शेड्यूल है, इसमें 4 भाषाएं ऐड की गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका 3 यहाँ पे, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। 2003 में अमेंडमेंट किया गया था, 92वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न आपके सामने है, न्यू इंडिया के संपादक यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि कौन थे? न्यू इंडिया के संपादक थी आपकी एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट जो है न्यू इंडिया नामक पत्रिका के संपादक थी, तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जवाब आपको देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है। तो
यह जो प्रश्न है दो प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछ ले तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया होता पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, यहाँ पे भारतीय शब्द ऐड कर दिया गया होता तो राइट आंसर आपका कोई और हो गया, कोई दूसरा हो गया होता। तो दूसरा अगर भारतीय पूछ ले तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। अगर भारतीय ना पूछे तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। तो एनी बेसेंट ने जो है अध्यक्षता कब करी थी, तो 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1917 में कलकत्ता में। तो इसी अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। वहीं सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, तो 1925 का अधिवेशन था कानपुर वाला, उसमें जो है सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता करी थी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 1925 कानपुर सेशन की अध्यक्षता करी गई थी सरोजिनी नायडू के द्वारा, और 1917 में कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता करी गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, हिस्सा लिया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था यह हुआ था 1885 में। कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता करी गई थी। और इसमें टोटल जो है 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और जो पहला अधिवेशन था यह बम्बई में आयोजित किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था, तो 1874 में हटाया गया था। तो आप याद रखिएगा 1874 में इनको हटाया गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। लास्ट के दो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक द्वीप आपको मिलेंगे, आइसलैंड आपको मिलेंगे, आइलैंड आपको मिलेंगे, तो इंडोनेशिया में जो है सबसे ज़्यादा द्वीप हैं। तो ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और इंडोनेशिया में यहाँ पे सबसे ज़्यादा द्वीप हैं, सबसे ज़्यादा जो द्वीप हैं आपके इंडोनेशिया में आपको मिलेंगे। वहीं अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछ ले तो सबसे बड़ा द्वीप वर्तमान में आपका ग्रीनलैंड है। और कहाँ गया यहाँ पे, हाँ, तो सबसे बड़े द्वीप के अगर बारे में हम बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड वर्तमान में है। दूसरे स्थान पे आपका न्यू गिनी आता है, तीसरे स्थान पे आपका बोर्नियो आता है। अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछ ले कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड है। सेकेंड पे आपका न्यू गिनी है और थर्ड पे आपका बोर्नियो है। लेकिन आपसे पूछ ले कि द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर आपको मिलेगी, तो इंडोनेशिया में जो है द्वीपों की संख्या सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी। आज का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो 22 दिसंबर, आप याद रखिएगा 22 दिसंबर का जो दिन होता है यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 16 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।